नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये इंडियन पॉलिटी की ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लें और इसको भी देख लें। आपको पता चल जाएगा कितना सिलेबस मैं आपको बता दूँ आज कहाँ तक हो जाएगा। ये हो चुका है, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा हो चुकी है। उसके बाद आपको बता दूं, ये आज राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रस्तावना हो चुकी है, उपराष्ट्रपति हो चुका है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हो चुकी है, राज्यसभा हो चुकी है, लोकसभा हो चुकी है, संसद विधि भी हो जाएगी आज, राज्यपाल हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगी, विधान सभा हो जाएगी, न्यायपालिका आज पूरी हो जाएगी। उसके अलावा आज देख लेंगे महानियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। आज कुल मिला के इतना टॉपिक हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल का नाम बता दूं दोस्तों, चैनल का नाम है विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों। विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये स्पेशली यूपी पुलिस के लिए है दोस्तों। किसके लिए? यूपी पुलिस के लिए, यूपी प्लस और एसएससी जीडी के लिए। चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए, समय बहुत महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे अगले 10 मिनट तक। ध्यान से सुने, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना रिवीजन कर सकते हैं उसका रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे भी। चलिए, जैसा पहला है भारतीय संविधान सभा का गठन। जो भारतीय संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार हुआ था। कैसे? अप्रत्यक्ष तरीका, इनडायरेक्ट तरीके से। और इसमें बता दूं, जो एक कैंडिडेट का निर्वाचन हुआ था वो प्रत्येक कितनी 10 लाख जनसंख्या पर हुआ था। कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर। आप बस सुनते रहें। कुल सदस्य 389 हैं। ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासत से 93। महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी दोस्तों 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना? ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे दोस्तों? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको एक तरह से पारित कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। मैंने उसके क्वेश्चन कराए थे, वो आप पहली क्लास देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसको दोबारा देखना है तो जब मैं मैराथन करूँगा सारा कुछ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, यानी 5 क्लास के बाद एक क्लास होगी। अगला है उद्देश्य का। उद्देश्य का हम आपको याद रखना है कि भारत कैसा हुआ। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा दोस्तों। मैं जल्दी इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आगे पढ़ा चुका हूँ। न्याय 3 प्रकार का हुआ, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता 2 प्रकार की होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की। सबसे इम्पोर्टेंट ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन हो सकता है। 1973 के बाद 3 साल बाद सबसे पहली बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसमें हुआ था, तभी 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। आगे है के.एम. मुंशी ने उद्देश्य को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। मैंने पहली क्लास में कराया था, उसके बाद दूसरी क्लास में यही चीज़ रिपीट कराई थी रिवीजन, फिर मैं तीसरी क्लास में करा रहा हूँ, फिर अगली क्लास होगी उसमें भी इसका रिवीजन कराऊंगा। यानी आपने अगर मेरी 5 क्लास देख ली तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं रिवीजन खुद करा रहा हूँ।
फिर एक मैराथन होगी, उसमें रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको PDF दे दूंगा, मुफ्त मिलेगी, उसमें कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आप एक दो बार कर सकते हैं, लेकिन आपको बस एक चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मैं आपको इतना अच्छा डेटा दे रहा हूँ तो बस इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। आगे हैं, जो बताया है वही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी में ही। इसके लिए आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। अगला टॉपिक कराया था मैंने भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। कैसा है? प्रथम नागरिक है। संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, ठीक है, प्रमुख है। संघ की कार्यपालिका में कौन रहता है? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट रहता है, PM रहता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, यानी केंद्र की मंत्रिपरिषद या संघ की मंत्रिपरिषद, और AGI रहता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। आगे बात करते हैं, निर्वाचन मंडल। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के कैसे निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। पदावधि कितनी है? 5 वर्ष। जिस दिन से वो कुर्सी पर बैठेगा उस दिन से 5 वर्ष तक, और उससे जब 5 वर्ष खत्म होंगे उससे 6 माह पहले चुनाव होना स्टार्ट हो जाएंगे। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है आर्टिकल 61 में। महाभियोग का जो एक तरह से आरोप है वो क्या है? संविधान का अतिक्रमण। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। किसका दोस्तों? लोकसभा का। जहाँ पे मैं रुकूँ वहाँ सोचो, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में देखा राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य, लेकिन वो गलत हो जाएगा। किसका है? लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। शपथ इसको कौन दिलाएगा? CGI। दोस्तों कौन दिलाएगा? CGI। अगर CGI नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक क्लास दोस्तों जियोग्राफी की हो चुकी है, उसको भी देख लें। अगली क्लास कल आएगी। ऐसे ही जियोग्राफी को भी मैं 5 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। जो महाभियोग है इम्पीचमेंट, वो किस में? आर्टिकल 61 में। किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं। दोनों सदनों से अलग अलग पारित करना अनिवार्य है, और कुल जो सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य के बहुमत से पारित होगा दोस्तों। आगे है अगला, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। आगे निर्वाचन मंडली की बात करें तो लोकसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित, मनोनीत और दोनों। और इसका जो चुनाव होगा वो कैसा होगा? एकल संक्रमणी गुप्त मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी गुप्त मतदान, और अप्रत्यक्ष तरीका से यानी इनडायरेक्ट तरीका से। ठीक है दोस्तों। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, और इसको उपराष्ट्रपति। यानी एक दूसरे को, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे रह गया है, इसको तो जो उपराष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कौन? CGI। ठीक है दोस्तों। कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष, और ये पुनर्निर्वाचन के योग्य हैं। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने हो, और राष्ट्रपति महोदय के लिए लोकसभा का। त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ये हो गया। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी, या तो आप लास्ट में जो मैराथन होंगे उसको देख सकते हैं। उसमें मैं डिटेल में दोबारा एक बार से फिर कराऊंगा, वो थोड़ी मैराथन लंबी होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो आकार रहेगा लोकसभा के सदस्यों का कुल कितना? 15% रहेगा। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा, और ये कौन सा? 91वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। इसका प्रमुख कौन रहता है? प्रधानमंत्री। इसमें कौन कौन रहता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। ये किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी रहेगी? राष्ट्रपति के। उठाया जा सकता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको पारित करने के बाद किसको? मंत्रिपरिषद को उठा सकते हैं। आगे बात करूं, ये खाली रिवीजन ही चल रहा है, 10 मिनट तो इसी में हो गए। और महान्यायवादी ये किस में? अनुच्छेद 76 में। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योग्यता कैसी रहनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर।
इसका अधिकार क्या है? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है और संसद की किसी भी जो कार्रवाई है उसमें भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान नहीं करेगा। इसका जो कार्यकाल है वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन सामान्यतः 3 वर्ष रहेगा। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप पहली क्लास देख सकते हैं। महानियंत्रण है लेखा परीक्षक। इसका जो अनुच्छेद है वो कितना है? 148। रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किस फिर कहाँ रखवाता है? वो रखवाता है संसद में। कहाँ पर? संसद में। और इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं है। ये अभी रिवीजन चल रहा है दोस्तों। आगे है राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में ये राज्य का सर्वोच्च विधि सलाहकार रहता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। आगे है संसद के अंग। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा की बात करें, आर्टिकल 80 में है। प्रथम जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। ये उच्च सदन है, स्थायी है। इसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245। जो 250 में अधिकतम, उसमें से 238 निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे। और 245 में से 233 निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। पदेन सभापति रहता है। उपराष्ट्रपति किसका? राज्यसभा का। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे। प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसको अगर डिटेल में देखना है तो आप पहली क्लास देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। लोकसभा में कितने हैं? 80। निम्न सदन, ये निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। सदस्य कितने हो गए? 550। 530 राज्यों से, 20 संघ यानी यूटी से। कहाँ से? संघ शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 543 हैं। 524 राज्यों से, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलकर यानी जीवी मावलकर हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। इसके भी देखो कितने क्वेश्चन कराए थे। आज दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं। आज का ये पहला टॉपिक है दोस्तों। अब इससे पहले आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों आप थोड़ी स्पीड को स्लो करते हैं। आज पहला टॉपिक है, यानी देखो मात्र 10 या 13 मिनट में मैंने ऊपर का सारा रिवीजन करा दिया है। अनुच्छेद 108 में किसका है? संयुक्त बैठक का जिक्र है। अब संयुक्त बैठक को मैं बताता हूँ होती क्या है। आपको पता है, अगर कोई भी नियम बनाना है या विधि बनानी है तो कैसे बनेगी? लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर कोई विधि या भारत में कोई विधि या नियम कुछ भी बनेगा, अधिनियम, विधेयक जो भी बनेगा, इन तीनों से बनेगा। इन तीनों के बगैर नहीं बनेगा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मान लो किसी कारण किसी विधेयक पर कोई मतभेद हो जाए, तो मान लो लोकसभा राजी नहीं है, किसी पर मान लो ये जरा राजी नहीं है, तो उस स्थिति में वो हमको कोई नियम भी बनाना है। क्या नियम जरूरी है? कोई ऐसी स्थिति आ चुकी है कि नियम बनाना जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच में मतभेद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो उसी स्थिति में ये साहब, बड़े साहब क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन की यानी आहूत कर देंगे। उसको कह देंगे कि जॉइंट सेशन बुलाओ। आर्टिकल 108 के अनुसार जॉइंट सेशन बुलाओ, ये आदेश कर देंगे। अब देखें कारण क्या है। किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद। कोई विधेयक है, मान लो इसकी इच्छा नहीं है कि ये आए, इसकी है, मान लो इसकी तो है लेकिन इसकी नहीं है, तो मतभेद होगा। तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों मतभेद है तो दोनों को मतभेद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? एक जॉइंट सेशन बुला देंगे कि आप दोनों
की जो मीटिंग होगी आमने सामने बैठाकर होगी, उसकी तो जो अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता इसके अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करेंगे इसकी अध्यक्षता। जॉइंट सेशन की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। जैसे आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही अगर आप पॉइंट पढ़कर चले गए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। विधेयक जो पारित होगा वो कैसे? साधारण बहुमत से। इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं कि नहीं बुला सकती हैं। कब नहीं बुला सकते हैं? अगर तुम्हें कोई संविधान संशोधन करना है तो आप जॉइंट सेशन नहीं बुला सकती हैं। अगर आपको धन विधेयक पारित करना है तो भी नहीं बुला सकती हैं। ये दो कंडीशन ऐसी हैं कि आप जॉइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकती हैं। अब तक कितनी बार? 3 बार बुलाया जा सका है, जो कहा है कितनी बार? 3 बार। अब इतना ही बहुत है। आर्टिकल 108 कारण आपको पता चल गया। किसी भी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद यानी किसी विधेयक को लेकर आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और विधेयक कैसा? साधारण बहुमत से पारित होगा, नहीं बुलाया जा सकता। एक तो संविधान संशोधन में और दूसरा वित्त विधेयक या धन विधेयक। और अभी तक 3 बार। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 108 में। ये भी हो गया। अगर ऊपर अच्छे से पढ़े होंगे तो सारे कुछ होंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में बुलाई जा सकती है? ओनली साधारण विधेयक। आगे है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बस बहुत है। अगला टॉपिक है धन विधेयक। कौन सा है दोस्तों? धन विधेयक। ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है 110। ये कौन निर्णय करेगा ये धन विधेयक है कि नहीं? आपको कैसे पता कि ये धन विधेयक है? ना मुझे पता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं। तो इसका निर्णय करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और ये सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। जैसे लोकसभा है, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो लोकसभा में जाएगा, तो यहाँ से तो पास हो जाएगा, लोकसभा में पेश होगा। अगर यहाँ से पास नहीं होगा तो सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि उसका बहुमत है तभी यहाँ से पास होगा। तो लोकसभा से पास हो गया। राज्यसभा के पास करना पड़ेगा। इसको फेल तो कर ही नहीं सकता, और इसको रोक सकता है कितने? मात्र 14 दिन तक। अगर 14 दिन में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की फिर भी कैसा? पास माना जाएगा। और जब राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वैसे तो आर्टिकल 111 के अनुसार उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से? उसको सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर कर देंगे तो वो जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा? अधिनियम। या उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है उसको संरक्षित करना, यानी अपनी पॉकेट में रखना, अपने ही पास रखना। लेकिन ये अदर जो दूसरे विधेयक होते हैं उनके लिए कंडीशन है, अगर जो धन विधेयक है उसमें राष्ट्रपति महोदय को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, बाध्यकारी है। यानी सिग्नेचर कैसे हैं दोस्तों? बाध्यकारी हैं। बाध्यकारी इस वजह से हैं क्योंकि जो धन विधेयक आया है पहले ही पूर्व अनुमति से आया है। पहले ही अनुमति ले ली जाती है राष्ट्रपति महोदय से कि धन विधेयक लाया जाए कि नहीं। तो इस वजह से वो इसको एक तरह से खारिज या कुछ नहीं कर सकते हैं। उस पर ओनली एक ही अधिकार है, सिग्नेचर करने का। ये भी हो गया। इसके क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। जैसा पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस करना है? 14 दिन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा नहीं? बजट नहीं है। इसकी जगह पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। राज्यसभा की मात्र स्वीकृति की जरूरत है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही आपको पता है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती है, तो यही नहीं है। ठीक कौन सा है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये ठीक है। राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना अनिवार्य है, ये भी ठीक है साहब। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा
सिफारिश के बाद उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बस सिफारिश कर सकती है, साहब इसमें नहीं ये कर लो, बस इतना। खारिज नहीं कर सकती दोस्तों। ये लोकसभा है, जनता का सदन है, जनता सर्वोपरि है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों। एक बात दिमाग पर जोर डालें जिससे कि आप बता सकें कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों। आपको थोड़ा बादाम खाना चाहिए, आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, आपको याद नहीं आता है। धन विधेयक है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 110। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 111 बता है कि जो राष्ट्रपति की 3 जो शक्तियां हैं, सिग्नेचर यानी 3 हैं तो 3 बार एक एक आ गया, इससे याद कर सकते हैं। एक तो सिग्नेचर करने की, ठीक है दोस्तों, और दूसरी उसको पुनर्विचार करने की, तीसरी संरक्षित करने की। ये 3 शक्ति हैं। आगे हैं वित्तीय समितियां, कुछ नहीं छोड़ा है कुछ भी। अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ से ही आएगा, मैं लिख के दावे के साथ बोल सकता हूँ। पहली प्रकलन समिति, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं 30, और केवल वो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं 30। लोक लेखा समिति, इसमें कितने होते हैं 22 सदस्य, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। आगे लोक उपक्रम समिति, कुल सदस्य कितने होते हैं 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। बस आपको अगर इतना याद हो गया है तो आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप जो सही वाला है लाइक वाला बटन दबा सकते हैं दोस्तों, या क्लास देखने के बाद दबा देना। आगे है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। ये कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। जो ऊपर जो बचेगा उसको मैं क्वेश्चन में कवर करा देता हूँ। आगे है प्रकलन समिति, संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है। अगर आपने ऊपर थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डाला होगा तो इसको लगा सकते हैं। इससे कितने 30 सदस्य हैं, और 30 भी किससे हैं, लोकसभा से। जैसे आपने इधर देखा होगा कितने 30 सदस्य हैं, और वो भी लोकसभा से। और लोक लेखा समिति के 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। बस इतना ही पूछता है और कुछ पूछता भी नहीं है। लोक लेखा समिति के बारे में आ गया, लोकसभा से कितने सदस्य हैं आपको पता होगा 15, राज्यसभा से कितने 7, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्रकलन समिति। इसमें कितने 30 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोक लेखा के लिए लोकसभा में 15 है, राज्यसभा में 7 हैं, राज्यसभा में कितने 7 दोस्तों। बस थोड़ी थोड़ी बातें हैं, अगर उनको आप याद कर लेंगे, 1-2 बार क्लास देखेंगे इसको तो आपकी हो जाएंगी। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कहाँ होती है, लोकसभा में। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, कौन सा, AGI, सॉरी ये कैग नहीं है, इसका आंसर ये हो गया। आगे अब आ गए न्यायपालिका पर, इसको भी देखेंगे बहुत अच्छे से। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। कितना है, 1, संख्या में कितना है, 1। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 25, यानी इससे ये ज़्यादा है। यहाँ पर खाली एक ही डंडा है, यहाँ पर ये 25 डंडे हो गए, कितने 25। फिर उसके बाद इससे ज़्यादा कौन से होंगे, अधीनस्थ न्यायालय, सेशन कोर्ट, ये और ही ज़्यादा हैं, यहाँ पे और ज़्यादा आ जाएंगे। यहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे भारत का ढांचा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम एक ही इसमें पूरे उसको जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम जो कोर्ट है उसका उल्लेख कहाँ पर है, आर्टिकल 124 में। इसका गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है कितनी है, 34। 33
न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने की उम्र कितनी है? 65 वर्ष दोस्तों। उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? एक तो भारत का नागरिक हो दोस्तों, दूसरा उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक क्या न्यायाधीश के पद पर रहें। उच्च न्यायालय या ऐसे अधिक न्यायालयों में जहाँ पर क्या एडवोकेट रहें कितने? 10 वर्ष तक। और राष्ट्रपति की एक तरह से नज़र में अच्छे निर्णय करने वाले व्यक्ति हों, यानी राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेता हों। न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय, किनकी? कॉलेजियम की सिफारिश पर। और कॉलेजियम में कौन कौन रहता है शामिल? भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा प्लस 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, यानी टोटल कितने? 5 लोगों की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और जो मुख्य न्यायाधीश रहता है, कौन सा? मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, वो होगा पूरे जो उच्च ये हैं, ये यानी जैसे ये हैं 33 में से ये हट गया, सॉरी 34 में से ये हट गया, अब बचे 33। अब 33 में से जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा यानी सबसे उम्र दराज होगा उसको ही क्या बना देंगे? मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। राष्ट्रपति को न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वो कहाँ पर? संसद में ही चलेगी दोस्तों। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम कितने? 2/3 सदस्यों से बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये आपका मोटा मोटा हो गया है। अब आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में क्या एडवोकेट, क्या पूछ रहा है? न्यायाधीश नहीं, एडवोकेट। इधर न्यायाधीश है, इधर एडवोकेट है, तो एडवोकेट कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। ऐसे लगेंगे क्वेश्चन। आगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को? उद्घाटन बोल रहा है 28 जनवरी को, और गठन 26 जनवरी को। गठन हुआ था 26 जनवरी को और उद्घाटन 28 जनवरी को। आगे है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति, यानी जो अभी 34 है उसको आगे बढ़ाकर हम 40 या 50 कर सकते हैं, वो किसकी शक्ति है? वो है दोस्तों संसद की। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पत्र किसको? राष्ट्रपति को। और कौन है उससे ऊपर? उसको ही पत्र लिखेगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कौन करता है साहब? और वो भी 5, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसमें 5 सदस्य होते हैं। एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। और जो 5 लोग हैं इसमें जो मतदान होगा 3-2, यानी जिसके 3 वोट डलेंगे वही नियुक्त होगा। इसमें भी वो मतदान होता है 5 लोगों में। आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाते हैं? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो हटाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर, और संसद में 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पर? कहीं पे नहीं कर सकते हैं भाई, पहले से ही इतना पैसा कमा लिया है, किसी भी न्यायालय में नहीं। पता है कितनी फीस है? बहुत है, लाखों करोड़ों अरबों। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में पूछ रहा है, 65 वर्ष है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। अब 65 वर्ष तक आदमी पता नहीं कितना कमाएगा, और उसके बाद भी उसको काम चाहिए। ये कहाँ की वो न्याय? तो वो कहीं पे नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका कारण ये नहीं है पैसा, इसका कारण ये है कि उसको जो न्यायालय है उसके सारे लूप होल पता है। लूप होल यानी कहाँ पर क्या है, कमी है, कहाँ पर क्या मजबूत है। ठीक है, अगर आपके घर का किसी को भेद पता चल जाएगा ये आदमी इस चीज़ में कमज़ोर है, तो वहीं पे आपको तोड़ मरोड़ देंगे। समझ रहे हैं? तो इस वजह से आप अपने जो भी लूप होल हैं वो किसी को नहीं बताएं। सीक्रेट जब तक सीक्रेट रहता है, जब तक किसी को नहीं बताते हैं। आप बोलते हैं कि सीक्रेट बात है, बताऊंगा नहीं, अगर बता देंगे तो वो सीक्रेट कहाँ रहेगी। ठीक है दोस्तों। आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और निर्धारण कौन करता है? संसद करती है वेतन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो तो की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं
उसके साथ 5 अन्य न्यायाधीशों का परामर्श लिया जाता है। सॉरी, 4 न्यायाधीशों का, कितनों का? 4 का लिया जाता है। थोड़ा देर रुके, कितने? 4, टोटल 5 रहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कोई नहीं कर सकता है, किसी की दम नहीं है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति वो भी कौन करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन कहाँ होगी? वो होगी सर्वोच्च न्यायालय में। अब आ गई उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, 2 से 14 में। चलिए दोस्तों, इसकी बात करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? अभी 25 न्यायालय हैं। जो पूरे भारत में कितने हैं दोस्तों? 25 उच्चतम न्यायालय हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है उच्च न्यायालय में? वो भी राष्ट्रपति करता है, वो भी कॉलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन? शपथ तो राज्यपाल ही दिलाएगा राज्य का। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण, यानी एक तरह से सरकारी वकील होनी चाहिए। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक क्या होनी चाहिए? अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती? 62 साल। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के उसकी रहती 65 वर्ष, यानी ये 62 के बाद ये पहुंच सकते हैं उधर, इस वजह से है। न्यायाधीश को उठाया जा सकता है, उसी प्रकार उठाएंगे जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उठाते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा बहुमत प्राप्त से, यानी 2/3 जो मेजोरिटी होती है उससे। क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से भारत में उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है तो सही तो ये नहीं है साहब। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, वो तो राष्ट्रपति करते हैं। इधर द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार हैं में है, ये ठीक है। उच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये ठीक है। ये नहीं ठीक है, ठीक है। उच्च न्यायालय के लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, ये भी ठीक है साहब। आगे है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ये कहाँ से? राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ेगा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से? जो पेंशन है वो तो भारत की संसद निधि से मिलेगी, और वेतन और भत्ते कहाँ से? राज्य की, जो राज्य की समेकित निधि यहाँ से मिलेगी, और पेंशन कहाँ से? भारत की संसद निधि से। आगे है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? कोलकाता के उच्च न्यायालय के न्याय जो सेवानिवृत्ति है न्यायमूर्ति की, वो कितनी है? 62 वर्ष। और 65 किसकी है? उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। आगे है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही न्यायालय है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो इसका ये भी ठीक है। तो इसके तीनों सही हैं दोस्तों। आगे बात करें, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? वो देगा किसको? राज्यपाल को। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देता किसको त्यागपत्र? राज्यपाल को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा कि यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न है तो वो कौन करेगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है राज्यपाल, इसकी बात करते हैं। आगे बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो पदावधि है सामान्यतः 5 वर्ष रहती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसको जो शपथ है, शपथ कौन दिलाता है? यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, यानी जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है वो। अर्हता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसका क्वेश्चन लगाते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये होती है?
155 के तहत। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? वो कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? वो कौन है साहब? राज्यपाल महोदय। राज्यपाल, गवर्नर, राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बस आप यही क्वेश्चन रट लेंगे फिर भी हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? वो किसके? राज्य के राज्यपाल के। उसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है दोस्तों। प्रसाद पर्यंत पदधारण। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन चलाता है? प्रशासक। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन 1925 के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्व शांति काल में अध्यादेश प्रकृत करने की शक्ति है? वो कौन सा है? आर्टिकल 213। और राष्ट्रपति किस में करता है? आर्टिकल 123 के अनुसार केंद्र में अध्यादेश जारी होता है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति दोस्तों, प्रेसिडेंट। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधेयक को, इसका है आर्टिकल 200। आगे है, मंत्रिपरिषद। क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। नियुक्ति कौन करता है या शपथ दिलाता है? राज्यपाल। कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य बनने मंत्री रह सकता है, वो भी अधिकतम कितने? 6 माह तक। आकार कितना होगा? राज्यों की विधान सभाएं हैं उनका 15% और किंतु 12 से कम नहीं। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। आगे है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। किस विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किसी समय तक पद धारण कर सकता है? 6 माह तक। आगे है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आगे है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण कौन करता है? वो करती है राज्य विधानसभा। राज्य में जो धन विधेयक है प्रस्तुत किया जाता है किसकी? ये होता है विधानसभा में। आगे है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता किसकी? राज्य के राज्यपाल की जो संतुष्टि है या अनुमति के बिना। आगे है, राज्यों के विधानमंडल। इसमें राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। आगे है विधानसभा। सदस्यता, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो तो आप विधायक बनने के योग्य हैं, विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। सीटों की संख्या अधिकतम 500 होगी, न्यूनतम 600 होगी। अपवाद हैं, कुछ राज्य सिक्किम में 32 हैं, गोवा और मिजोरम में 40 हैं। सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सदन की बैठक दोस्तों, सदस्यता समाप्त हो जाएगी सदन की बैठक से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों की अनुपस्थिति रहेंगे, यानी आप 60 दिन तक सदन में नहीं आएंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त होने के चांस हैं। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सब चीज़ में अव्वल है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। तब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किसको? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद ये है। आगे है, राज्यों में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि
ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि। यह है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित, ये कुछ नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने? 1/10 सदस्यों को। आगे है दोस्तों, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? वो किसमें? आर्टिकल 169। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? वो कौन है? विधान परिषद है दोस्तों। इसको क्या भंग नहीं कर सकते हैं? जैसे लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और ऐसे जो विधानसभा को, जो विधानसभा है उसको भंग कर सकते हैं, इसको ना भंग कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो देगा किसको? उपाध्यक्ष को। आगे है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? वो कब तक? 4 माह तक। आगे है, राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा होता है? वो होता है किसके? राज्यपाल के। अब देखते हैं विधान परिषद, जो विधान परिषद की संख्या है अधिकतम क्या होगी? राज्य विधानसभा सीटों की कुल 1/3, ठीक है, न्यूनतम 40 से कम नहीं। इधर देखते हैं, उत्तर यानी इन राज्यों में क्या है? विधान परिषद है 6 राज्यों, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में इसकी 100 सीटें हैं, बिहार में 58 है, महाराष्ट्र में 78 हैं, कर्नाटक में 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 हैं। ये आपको 6 राज्य याद रहने चाहिए, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ। ये कैसा एक स्थायी सदन है? स्थायी सदन इस वजह से क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। सदस्यों के लिए भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी? 60 या 500। आगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? वो किस में नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। इसमें और कौन से जुड़ जाएंगे? 4 तो ये हो गए, 2 और हैं, कौन से? तेलंगाना और क्या है? आंध्र प्रदेश। आगे है, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? किसके? विधानसभा के। तो ये कौन करेगा? ये करेगा राज्यपाल। इसका आंसर ये हो गया। आगे है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही ये नहीं है, मणिपुर में 60 सीटें हैं, बाकी के सब ठीक हैं। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? विधानसभा के तो कितनी है? 25, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ठीक है। वोट डालने की 18 वर्ष, और पहले तो 21 थी, 21 से 18 कब हुई थी? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? वो किसकी? उत्तर प्रदेश की दोस्तों। आगे है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष, और राज्य विधानसभा का 5 वर्ष। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12, और अधिकतम 15%, ठीक है दोस्तों। अब इसको कल देखेंगे। ये है पंचायती राज। इससे पहले आज के लिए अलविदा चाहते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे कोई गलती महसूस हुई है, जहाँ पे मैंने की है, वैसे तो कोई गलती नहीं है, या आपको कहीं पे कोई समझ में नहीं आया है, या कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कुछ भी कैसा भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हो या मेरी पढ़ाई में या कुछ में, पढ़ाने के तरीके में, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों,
अगर आपको यूपी पुलिस में अगर होना है, किस में, यूपी पुलिस में, तो आपको लिए ये बेहतर मौका है। 60,000 वैकेंसी बहुत होती हैं दोस्तों, और इसको बहुत ही लगन के साथ आप पढ़ें। मैं तो कह रहा हूँ आप जितने भी मेरी क्लास देखते हैं वो सब सफल हो जाएं दोस्तों, मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी जब इसकी पूरी क्लास हो जाएंगी, मैराथन हो जाएंगी, उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।